बिहार में बहार है, इस सेशन का नाम हमने रखा है बहार। इस रूप में कुछ देर के लिए आप महसूस कर सकते हैं कि देश में सबसे बड़े सोने के खदान की जानकारी बिहार के जमुई से सामने आई है। तो वहीं उसका एक स्याह और दुखद पहलू ये है कि चाहे कुपोषण का मामला हो, गरीबी का मामला हो, अशिक्षा का मामला हो, इन सारे मामलों में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह किसको होना चाहिए? तेजस्वी जी से सीधा मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि पिछले ही साल रिजल्ट सामने आए थे बिहार विधानसभा के, आपने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ सीटों से पीछे रह गए। उस हार का मलाल बार बार दिखता रहता है तेजस्वी के चेहरे से। देखिए, खुशी की बात यह है कि हमारे हार में भी जीत थी। बिहार का चुनाव जो था रियल इश्यूज पे, जो ग्राउंड में जो मुद्दे थे उस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मुद्दे क्या थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, और बेरोजगारी का जो बिहार केंद्र बना हुआ था, उस मुद्दों को हम लोगों ने उठाने का काम किया। हर जगह आप देखते होंगे तो बातें, मुद्दे जो रहते हैं चुनाव में, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान, कश्मीर, इस तरह की मुद्दे रहते हैं। लेकिन हम लोग जब रियल इश्यूज लेकर के गए तो जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया। और अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो हम बार बार कहते हैं चोर दरवाजे की सरकार है। अगर आप पहले इलेक्शन का 2020 का अगर आप दोनों अलायंस का अगर आप वोट निकालें तो हमको अगर 1,56,00,000 वोट मिले तो एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिले। यानी जो डिफरेंस जो दोनों अलायंस का था वो केवल मात्र 12,000 का था। और बाद में तो ज़्यादा कुछ अब कहना नहीं, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया, हालांकि जनता का जो जनादेश था वो कुछ और था और चुनाव आयोग का जो नतीजा था वो कुछ जीत और कर था। हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये वाला डायलॉग तो कई बार सुना है, वही आप बताने की नहीं, कोशिश आप कर रहे देखिए हैं। तो नीतीश जी तीसरी लेकिन नंबर की हारी पार्टी क्यों? आ गई। हारी जो क्यों आप? नीतीश जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो तीसरी नंबर की पार्टी बन करके रह गई। और जो दावा करती है कि विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर के पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया। वो लोग तो डरे हुए थे। अरे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन सरकार, और 31-32 साल के लड़के से मात्र 12,000 का डिफरेंस। तो ये सोचने वाली बात है। कमियां उनमें थी। हम लोगों ने ज़मीन पे काम किया, ज़मीन के मुद्दे उठाए। जो गरीबी है, जैसे आपने खुद अभी ब्रीफ किया, अभी आप देखिएगा तो सभी सूचकांक में, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पीछे से नंबर 1 है, यानी फिसड्डी है। और कई बार हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के भी फटकार को देखा, जो बिहार सरकार के प्रति कई घटनाओं पर भी देने का काम किया गया है कि क्या व्यवस्था है वहाँ। इस पे भी सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार नहीं है। अभी बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। ये स्थिति जो है यही बात तो आप 2020 में भी गिना रहे थे ना। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आना चाहूंगी, हारे क्यों? आप लोगों ने समीक्षा की होगी, क्या देर से निकले लोगों के बीच इस वजह से हार का सामना करना पड़ा, या एमआईएम की एंट्री हो गई इस वजह से तेजस्वी हार गए? क्या कारण रहा? हार के पीछे की वजह क्या रही? अब देखिए, कोरोना काल था, आफ्टर कोविड पहला इलेक्शन केवल बिहार में था और पूरे देश में और किसी भी राज्यों में चुनाव नहीं हो रहा था, केवल बिहार में हो रहा था। पूरी केंद्र की टीम लगी हुई, 35-35 हेलीकॉप्टर लगे हुए। चुनाव कब होगा नहीं होगा हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। एक साल जो हम लोगों को काम करना था वो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन था। तो काफी लॉकडाउन में आप गायब दिखे। नहीं, लॉकडाउन में कौन दिखता है? सोनू सूद तो दिखाई दे रहे थे, कल ही इस मंच पर थे लोगों की मदद अगर करते आप हुए, देखें, बाकी लोग नजर आ रहे थे। आप देखें लॉकडाउन में जितना काम हमारे पार्टियों ने किया, और पहले लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तो शायद ट्रेन भी नहीं चलती। जो मजदूर जो पलायन करके जो बाहर काम के लिए गए हुए थे, सड़कों से आ रहे थे खाली पैर, अगर हम लोग उस समय आवाज़ नहीं उठाते, किसने आवाज़ उठाया आप बताइए? हम लोग 1 महीना देखे, 2 महीना देखे, पहला आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? अगर आप हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप टाइमलाइन को अगर मेरे देखें तो पूरे टाइमलाइन में अगर आप लोग देखेंगे ट्विटर का या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे या इंटरव्यू के माध्यम से लगातार सरकार को हम लोगों ने घेरा, प्रेशर बनाया,
तब जाकर दबाव के बना छूट पाए मिली। आप? सरकार के ऊपर दबाव बना पाए आप? मौजूदा वक्त में भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। चाहे शराबबंदी के मामले को ले लें, पिछले कई महीनों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जबकि बिहार में शराबबंदी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से आंखों के ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से मामले सामने आए, 15 लोगों की आंख चली जाती है, 27 लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी आंखों को बचाने के लिए। इन सारे मुद्दों को आप उठाते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बना पाने में तेजस्वी यादव कामयाब नहीं हो पा रहे। नहीं, दबाव बना तभी तो डीजीपी महोदय जो शराब की बोतल ढूंढ रहे थे, आपने वो वीडियो देखा होगा। और जहाँ तक बात है, सरकार में अब शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। नैतिकता, सिद्धांत, नीति, शर्म नहीं रह गया है। आपने इतनी घटनाओं का जिक्र किया, कई घटनाएं ऐसे हैं जो हम लोगों को शर्मिंदा करता है, लेकिन उफ तक नहीं। कई मंत्रियों पर डायरेक्ट आरोप लगे हैं हत्या कराने के, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक मंत्री के भाई के कैंपस में शराब के कई बोतलें मिली नहीं, बल्कि कार्टन मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आफ्टर गिविंग एविडेंस ऑल्सो, सबूत पेश करने के बाद भी सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्या वजह है इसके पीछे? अब आप लोगों का दबाव क्या काम नहीं कर रहा है सरकार के ऊपर, जबकि आप इतने ताकतवर हैं? वहां पर 70 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है आरजेडी, आप तो बहुत ताकतवर हैं, आपकी बात का तो पूरा असर पड़ना चाहिए। उस तरह का असर क्यों नहीं दिखता है? देखिए, सरकार जो है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो छोटी मछलियां हैं उनको शिकार बनाती है। जो मुख्य आरोपी है, जो मेन कल्प्रेट है, उसको जो है सज़ा नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब शराब मिला होगा तो सिपाही को बर्खास्त कर देंगे। अब मान लीजिए पटना के बिहार विधानसभा में शराब की बोतल मिलती है, तो बिहार में तो शराबबंदी है, जाहिर सी बात है बोतल जो है दूसरे प्रदेशों से आया होगा, तो पटना आने के लिए कई जिले आपको क्रॉस करना पड़ता है, तब पटना पहुंचते हैं। तो वहाँ क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई नहीं। देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हैं, कहाँ कोई कार्रवाई। किसान जो है इतने साल इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कोई सरकार के लोग जो हैं प्रधानमंत्री मिले तक नहीं। अब तो उन्होंने माफी मांगकर अब कानून वापस ले लिए ना। अब कानून वापस लिए हैं, लेकिन उनका जो एमएसपी की जहाँ तक बात है, जो समर्थन मूल्य जो है, जो मिलना चाहिए, वो कहाँ हो पा रहा है? वो तो उनको जोड़ना चाहिए। असल में कम्युनिकेशन क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? अगर कोई किसान, अन्नदाता जो पेट हम लोगों का पाल रहा है, आप उससे बात करने में क्या तकलीफ है? आप हर किसी से मिलते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप बुला लीजिए, किसान के नेताओं को बुला लीजिए। आप देश के नेता हैं, आप केवल प्रधानमंत्री नहीं, यू आर द लीडर ऑफ द नेशन। आपको बुला करके बात करना चाहिए। क्या समस्या है, क्या समाधान है, आप उनको कन्विंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो कन्विंस कीजिए, तभी तो पता चलेगा ना। आप वो भी नहीं करते, तो कम्युनिकेशन है ही नहीं आपका। आप सीधे लाठी डंडा पे आप उतर आते हैं। जो लोग रोजगार मानते हैं उसको आप लाठी मारते हो, जो लोग महंगाई के सवाल पे सवाल करता है आप उस पे लाठी चलाते हैं, जो किसानों के आंदोलन में है उस पे आप लाठी चलाते हैं। तो मतलब लाठी डंडे की सरकार ही रहेगी क्या? और ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम सब लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि हम अपनी बात करें। अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के लोग उनसे ना मांगेंगे, देश के लोग प्रधानमंत्री जी से मांगेंगे ना। अपनी बात, अधिकार की बात उनसे करेंगे ना। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जो कुछ हो विपक्ष पे ढिमला फोड़ो, विपक्ष से ही सवाल करो। आज भी अगर देखें तो कहीं भी जाइए तो विपक्ष से ही सवाल किया जाता है, सरकार के लोगों से कोई सवाल नहीं। और सरकार के लोग मन बढ़ू हो गए। मन बढ़ गया किसका? नीतीश जी का भी मन बढ़ू हो गए वो। अभी तो चिंता में है, तीसरी नंबर की पार्टी बन करके रह गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बिहार में अफसरशाही तो लागू है। उन्हीं के मंत्री आरोप लगाते हैं। अब उनकी मंत्री की गाड़ी रोक दी जाती है बिहार विधानसभा में, उनके मंत्री इस्तीफा भेज देते हैं मुख्यमंत्री को कि कोई अधिकारी जो है हमारी बात नहीं सुनता। और ये भी आरोप लगाते साथ में कि जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं उनकी जांच कराई जाए संपत्ति की। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मन लोगों का बढ़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से अब हम ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही अभी प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट आया था कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर कोई फैलाता है तो टीवी चैनल वाले फैलाते हैं। हम नहीं बोल रहे। आप लोग सब लोग यहाँ बैठे होंगे, हेल्दी डिबेट्स बेरोजगारी पे, गरीबी पे, इंडस्ट्री पे, जीडीपी पे, आर्थिक व्यवस्था पे, हम लोग गिन लीजिए कितना हम लोगों ने डिबेट देखा या हम लोगों ने किया है। आपको गिन के आंकड़ा भेज देंगे। आज तक तो करता है, आपको देखना चाहिए। आप दूसरे चैनल देखते होंगे तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हम तो आरोप नहीं लगा, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के बात को कह रहे हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सबको उसका सम्मान करना चाहिए, हमको, आपको, सबका। और जहां तक डिबेट्स की बात है, प्रमुखता से अब बताइए ना, शाहरुख खान के बेटे को लेकर के पूरा न्यूज़ देख रहे हैं, क्या मतलब है? बिहार में शराबबंदी पर डिबेट हमने की, बिहार में बाढ़ पर डिबेट हमने की, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। बिहार के हर एक मुद्दों को, सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों के मुद्दों को हम लोग ही उठाते हैं। तो ये इल्जाम किसी और मंच पर बैठकर आप लगाएंगे तो ज्यादा मुफीद होगा। कम से कम आज तक के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तेजस्वी जी, इस बात को खुद भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मन जो बढ़ा हुआ है। अगर लोकतंत्र में चौथा खंबा मीडिया है और ऑपोजिशन अगर कमजोर हो जाएगा तो लोगों की आप सुनवाई उसका भला नहीं कर सकते। हम सब लोगों को जो है मजबूत होना पड़ेगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। आप मेरे मोटिव पे नहीं गए। हमारा मोटिव है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल पूछना। पर क्यों नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं है इस मंच पर? आपका इशारा मैं समझ रही हूँ। वो तो देखते ही नीतीश नहीं जी है। बहुत कम आते हैं इस तरह के नीतीश जी को कार्यक्रम में, इस वजह से ABCD का ज्ञान नहीं रहता है। नीति आयोग का रिपोर्ट देखा? नहीं, हमने नहीं देखा, हमको पता नहीं, हमको मालूम नहीं। तो किस बात के मुख्यमंत्री हैं? आपको अपनी राज्य की स्थिति नहीं पता है, उसका आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। अब बताइए, सभी सूचकांक में क्या आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी तेजस्वी जी है या फिर नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है, यकीनन नीतीश कुमार को इन तमाम सवालों की जवाब देनी चाहिए। लेकिन बार बार आप मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं। मजबूत विपक्ष तभी होगा जब सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा, ट्वीट करके, फेसबुक लाइव करके। सोशल मीडिया पर कितने बिहार के दर्शक हैं, आप बताइए मुझे जरा। और दूसरी चीज, अच्छा, कौन से पेट्रोल डीजल पे हम लोग सड़क पे आए? आपने देखा हुआ ट्रैक्टर भी हम चलाए, जातीय जनगणना को लेकर के भी हम लोग सड़क पर आए। जातीय हम लोग करोना करोना को लेकर के भी हमारे वर्कर ने जो लालू रसोई चलाया, कई जगह जो मेडिकल किट्स देने थे वो हम लोगों ने देने का काम किया। कौन से इशू पे, किसान के इशू पे हम लोग सड़कों पर नजर आए बिहार में? लेकिन आप आए ना, चश्मा अगर बदल के देखे तब ना। अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना है। अब तो नीतीश जी कहते रहते हैं क्या देखना है सोशल मीडिया, इस पे क्या बातें करनी। लेकिन सड़क के साथ साथ हम सोशल मीडिया पे भी तो बात करेंगे ना, वो भी तो एक प्लेटफॉर्म है। अब लोगों को जो भी लगे संघर्ष ना करें। आप बताइए कौन सा मुद्दा आप कहने कि हम सड़क पे ना दिखे हो या विपक्ष बिहार का ना दिखा हो? CA हो, NRC हो, सबसे पहले बिहार बंद हम लोगों ने करवाया। एक इशू बता दीजिए आप, एज एन एग्जाम्पल। मुंबई से जब बड़ी तादाद में मजदूर घर वापसी कर रहे थे तो सड़क पर जिस तरह से नेताओं की मौजूदगी होनी चाहिए थी, उसका अभाव दिखा था तेजस्वी जी। हम होते तो आप ही सवाल करते कि कोरोना फैला रहा है। हम जाएंगे तो भीड़ होगा, लोग आएंगे तो आप बोलेगा कि कोरोना फैला रहा है। अगर वो व्यवस्थित हो तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। दिल्ली आने के पहले उनकी आपसे मुलाकात भी हुई है। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर आप लोग एक साथ आ जाते हैं, जबकि अगर 52% से ज्यादा बिहार की आबादी गरीब है, उस पर आप लोग आपस में मिल बैठकर चर्चा क्यों नहीं करते कि ये तो शर्मिंदगी का विषय है बिहार जैसे राज्य के लिए, कैसे इसको उबारें? कुपोषण के मामले में बिहार सबसे नीचे है, बच्चों के लिए क्यों नहीं आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं? जातिगत जनगणना आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। गरीबी, कुपोषण कौन लोग हैं? यू शुड हैव अ साइंटिफिक डेटा।
Tell me any government has a scientific data regarding the census? गरीब कौन है? अब मजदूरी कौन करता? अभी हम पढ़ रहे थे 97% लोग जो हैं दलित, वो सफाई का काम करते हैं, नाला साफ करते हैं, कचरा धोते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, भूमिहीन है, झोपड़ी में रहते हैं, एक ही परिवार एक कमरे में रहता है। ये हैं कौन? हाउ विल यू रिकग्नाइज देम? आप हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम विद सेंसस? आपको जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा समाज गरीब है। जब आपके पास डेटा होगा, फिगर होगा, तभी आप जो है योजना बना सकते हैं उनके लिए, सरकारी स्कीम्स बना सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया जनकल्याण 48,000 जातियां, अब तक जो जनगणना एक बार यूपीए सरकार की ओर से कराई गई थी, डेटा उसका नहीं रखा गया, 1931 में हुई थी इसके पहले। लेकिन क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना करा कर ही गरीबी का पता चल पाएगा? तेजस्वी जी, आप तो खुद ही जाते हैं, जाके देख लीजिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। गरीब तो दिख जाएगा, उसके परिवार में किस तरह की स्थिति है वो तो नजर। तो जाति से जोड़ने की गरीब को क्या जरूरत है? तो जाके देखना पड़ेगा ना। सरकार के अधिकारी के पास पूरा डेटा होगा ना कि कौन से समाज के लोग जो हैं गरीब हैं। बिहार या कहीं भी आप जानते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो हैं बस्तियां हैं, अलग अलग गांव हैं, अलग अलग टोले हैं, है ना। एक गांव में बड़ा ऊंचा मकान है, पक्का है, एक गांव जो है झोपड़ी का है। तो सरकार जब तक सेंसस नहीं कराएगी तब तक पता कैसे चलेगा कौन है गरीब, कौन है अमीर? अब 52% आप कह रहे हैं गरीब है, तो वो कौन है 52% गरीब? कौन से समाज से आते हैं? फ्रॉम विच सोसाइटी दे कम फ्रॉम? गरीबी में समाज देखने की क्या जरूरत अच्छा, है? आप एक बात बताइए, रिलीजन पे होता है ना, हिंदू मुसलमान की गिनती होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? पेड़ों की गिनती होती है, क्यों होती है? क्योंकि पर्यावरण हमको अच्छा करना है। शेर बाघ की गिनती क्यों होती है? क्योंकि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको संख्या कम हो रही है, उनको बचाना है। तो जो जहाँ गरीबी है हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी गरीबी क्यों ना दूर करें? ये जातीय जनगणना किसी के अगेंस्ट नहीं है, जात जात में लड़ाने वाला बात नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। अगर सिख की, ईसाई की गिनती होती है तो सिख ईसाई से नहीं लड़ता है क्योंकि उसकी गिनती हो रही है। रिलीजन बेस तो होता ही है ना। मैंने कहा ना 48,000 जातियों का मतलब समझ रहे हैं आप? अभी तक मोटा मोटा आंकड़ा ये एक मंत्री सब की ओर से जातियां होती है, बताया जातियां होती है, सब जातियां होती है। अच्छा, इसमें बिना कोई खर्चे के जो गिनती चल रही है, जो फॉर्म आप भरते हैं सेंसस में, उसमें बस एक कॉलम जोड़ना है, आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगना। तो क्या दिक्कत है अगर आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो? केंद्र ने मना कर दिया है, तो क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि राज्य के लिए आप अलग से जातिगत जनगणना करा लें? ये हम लोगों की शुरू से मांग रही है और हम लोगों के मांग पे बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें बीजेपी के लोगों ने भी पास किया था, उनका भी समर्थन हम लोगों को मिला था। तो हमने प्रस्ताव रखा था मुख्यमंत्री जी के, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि करना उन्हीं को है। फिर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन दूसरी शर्त मेरी ये थी कि अगर भारत सरकार देश भर में अगर जाति जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार बिहार में जाति जनगणना जो है वो कराने का काम करे। नीतीश जी तैयार हैं हम इसके गए लिए? भी, मिले भी, एकदम तैयार हैं। अब तो जो हाउस में एक बार बिहार विधानसभा में लोगों ने पास कर दिया तो तैयार तो कब से शुरू होगा? अब उन्होंने कहा है कि जल्द जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाएंगे। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जाति जनगणना, डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, इन पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा और कि हम करते भी हैं। नहीं अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते उसकी हैं। सराहना भी हम लोग करते हैं और हमको लगेगा कि आगे भी और प्रमुखता से आप लोग जो हैं इन चीज़ों को उठाते रहें जो जनहित के बारे में है। बिल्कुल, हम लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक अगर सबसे लोकप्रिय देश का और सबसे बड़ा चैनल है तो जनता की वजह से ही है, और उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दे हम उठाते भी हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अब चूंकि कई मुद्दों को हमने छुआ है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मौजूदा रिश्ता आरजेडी का इस समय क्या है? अभी हम लोग जो है सेंट्रल में उनको सपोर्ट किए हुए, बिहार में अलग हो गए। बिहार में उनका फैसला था बाय इलेक्शन का, लेकिन अभी सदन जब हो रहा था बिहार विधानसभा तो हम लोगों के साथ थे वो। ममता बनर्जी कह रही हैं राहुल गांधी पर इनडायरेक्टली उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो विदेश में ज्यादा समय गुजारेगा वो देश की राजनीति कैसे करेगा।
और केंद्र में अब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती हैं, इसीलिए तीसरे मोर्चे की जरूरत है। ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी उस समय आप भी वहां पर पहुंचे थे उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट करने के लिए, तो ममता दीदी के साथ हैं इस मुद्दे पर आप? देखिए ममता जी ने क्या कहा, बंगाल में जब इलेक्शन था तो हम लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि बंगाल में अगर बीजेपी को कोई हराएगा तो ममता जी हराएंगे। अब जैसे यूपी में चुनाव है तो हम लोगों को लगता है अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो हमारा जो भी ताकत है, जो भी क्षमता है, वो हम लोग जो है अखिलेश जी को, सपा को हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन उनका क्या बयान आया नहीं आया इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी आपको लग रहा है कि उनको टक्कर दे पाएंगे 24 में? दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ रीजनल्स पार्टियों ने रोक रखा है। वो रीजनल्स पार्टी दक्षिण भारत में स्ट्रांग है। हमारा बस यही कहना है। बीजेपी के लिए तो वैसे भी कहा जाता है वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है, अब धीरे धीरे वो विस्तार कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी रीजनल्स पार्टी है जो मजबूत है उनको ड्राइविंग सीट्स पे बैठना होना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को क्या बीजेपी में पहले भी कहा था कि 200 गठबंधन करना चाहिए उत्तर प्रदेश में? 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है देश में बिल्कुल डायरेक्ट, जहां रीजनल्स पार्टी नहीं है। तो ये विचार जो है नेतृत्व को करना पड़ेगा, विपक्ष के नेताओं को करना पड़ेगा कि वो आगे इस चीज को कैसे बढ़ाते हैं। ममता दीदी की बात सही है या फिर गलत है राहुल गांधी के संदर्भ में? सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। आप मानते हैं? हमारा अलग परसेप्शन है, उनका अलग परसेप्शन है इस मामले में। नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन दे पाएगा 24 में? देश की जनता, सरकार बनाम जनता चुनाव होगी। नेतृत्व कौन करेगा? बेरोजगार जो हैं, युवा जो हैं, जो पलायन कर रहे हैं, जिनको रोजी रोजगार नहीं मिली है, महंगाई है। अब बताइए पेट्रोल डीजल, पहले ये बीजेपी के लोग जो क्या कहते थे, गाना गाते थे, महंगाई डाइन खाई जात है। अब महंगाई डाइन नहीं, इनको भौजाई या महबूबा नजर आती है। कोई सवाल, कोई जवाब जो है इस मुद्दे पे नहीं करना चाहते वो लोग। अब बीजेपी के लोग जस्टिफाई करें, अच्छा है, और हर चीज जो है नेशनल इंटरेस्ट पे और हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। अभी मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले बोला कि हिंदू जो है कमजोर हो रहे हैं, लेकिन आपको हम एक कोट कराएंगे। मोहन भागवत जी ने 2014 में क्या कहा था कि अब हिंदुओं का राज कई वर्षों बाद आया है। यानी अब 2014 में हिंदुओं का राज आया और अब कमजोर हो रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया, तो आप उंगली किस पे उठा रहे? मोदी जी पे। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि किस प्रकार से इश्यूज को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है, यूपी एक बार लेकर चलते हुए, सपा कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। आपने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था बिहार में, आप क्या दोनों पार्टियां एक साथ लड़े अगर बीजेपी को हराना है तो? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। देखिए हम तो वहाँ हैं नहीं। आपने कहा कि आप सपा को सपोर्ट हमने कर जो रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा छोटे छोटे जो रीजन्स पार्टी हैं उनके साथ वो जो है अलायंस कर रहे हैं। ये तो फैसला उनका है, उन्होंने जस्ट क्लियर कर ही दिया है, तो ये सवाल बनता ही नहीं। अब जो बात ही जिसकी शुरू नहीं होनी है उस पर हम यहाँ आज तक के एजेंडा के प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा क्यों करें? एमआईएम को लेकर क्या टेक है आपका? क्योंकि एमआईएम की एक बड़ी भूमिका रही अगर आप कई सीटों पर हार गए तो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए, चूंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एमआईएम कितनी बड़ी चुनौती बनेगी? नहीं, एआईएम वगैरह कोई फैक्टर बिहार के चुनाव में भी नहीं था। 5 सीटें और तो जीती यहाँ भी नहीं। हमको जहाँ तक लगता है यूपी में डायरेक्ट फाइट बिटवीन एसपी एंड बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी हटाओ और बीजेपी लाओ, यही मुद्दा जो है होने वाला है। जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, और जो बीजेपी को लाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है। मेरे सहयोगी अशोक जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी क्यों नाराज रहते हैं? उनकी स्थिति क्या है पार्टी में? पार्टी में है क्योंकि वो पैरेलल संगठन भी उन्होंने खड़ा किया है, तो इस बार बार सवाल उठता है कि वो
पार्टी में है या नहीं है, बीच में भी ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो आखिर वो नाराज क्यों रहते हैं और उनका स्टेटस क्या है पार्टी में? आपको ले चलेंगे, चल के पंचायत करा दीजिएगा। नहीं मतलब कह रहे हैं यहाँ जो जनता का इश्यू है उस पर चर्चा किया जाएगा, और कभी आइए हम लोग दोनों साथ बैठ के आपको चाय पिलाते हैं। लेकिन टीवी कैमरे के सामने तो दोनों लोग साथ में आए थे ना, ये बताने के लिए कि देखो सब कुछ ठीक ठाक है। क्यों आना पड़ता है दो भाइयों को बताने के लिए कि नहीं परिवार में सब ठीक है? बातें ठीक है, दैट्स अ इंटरनल थिंग इन आवर फैमिली और विद इन द पार्टी। इससे जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जहाँ तक आप लोगों की चिंता इतनी ज़्यादा है तो हम आप लोगों को अश्योर कर सकते हैं विल हैंडल इट। तेजस्वी जी, अब जब बिहार जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो नीतीश कुमार को वोट दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, करे क्या, फिर वही 15 साल पुराना आ जाएगा, फिर वही लालू राज आ जाएगा। तो क्या ये प्रोपेगेंडा है या परसेप्शन है जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो सत्ता लगभग जो है पहुंच ही गए थे। पिछले कई चुनावों के बाद हम लोगों का वोट परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ा, और हमने पहले भी एक डेटा दिया जिसमें कि हमारे उनके अलायंस में केवल 12,000 का डिफरेंस था। 2-4 सीट का ही तो अंतर है वही अंतर अभी तो है। मौजूदगी। जहाँ तक प्रोपेगेंडा, अगर आप 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा में आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा 15 साल अच्छा था, कौन सा 15 साल खराब था? डेटा होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर हम मानते हैं, अगर आप नीति आयोग के आंकड़ों को मानते हैं, अगर क्राइम से आपका जुड़ा हुआ सवाल है तो आप एनसीआरबी की बात मानोगे? उसमें तो दिखाता है कि जो मौजूदा जो डबल इंजन सरकार है उसमें क्राइम रेट काफ़ी इजाफा हुआ। आप बताइए ना, मंत्री पर डायरेक्ट आरोप लगा ना अभी लेसी सिंह पे हत्या का, कहाँ उस हिसाब का बवाल हुआ? अगर खुदा ना खास्ता हमारी सरकार रहती, कोई इंजाम लगता, तो अब तक दिल्ली में लोग हल्ला बोल दिए होते। महाजंगल राज आ गया, राक्षस राज आ गया, यही बोलते ना लोग, आतंक राज आ गया। लेकिन वो बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ, तोंद वाले अंकल जी, मूछ वाले अंकल जी, जो सरकारी संस्था हैं जिन अनाथ बच्चे को पढ़ाना था, लिखाना था, बड़ा करना था, ख्याल रखना था, वहाँ घिनौना काम किया गया। उनकी लाशें फेंक दी गई, नहीं मिला। सरकार कहती रह गई कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाद में पता चला उन्हीं लोग के मंत्री इन्वॉल्व थे। क्या कार्रवाई हो रही है? सृजन घोटाला में सीएजी की रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ का बिहार सरकार ने एक्सपेंडिचर हिसाब नहीं दिया। अगर हमारी सरकार होती तो बवाल मच गया होता। 2 लाख करोड़ कहाँ गए, किसने खा लिया, है ना? आज कोई सवाल नहीं उठा। हम लोग तो बोलते हैं जनता के बीच, लेकिन इसको प्रमुखता से दिखाएगा कौन, किसकी जिम्मेवारी है, ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। तेजस्वी, लगातार हम देख रहे हैं कि आपके पिताजी और चिराग के पिताजी संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। आगामी भविष्य में आप और चिराग क्या एक साथ आगे आने की संभावनाएं हैं? देखिए, पर्सनल रिलेशनशिप, भले ही पॉलिटिक्स में अलग अलग आइडियोलॉजी सबके पास हो, अलग अलग पार्टी से आए, लेकिन एक रिलेशनशिप पे एक डिग्निटी जो है वो मेंटेन करके लोगों को रखनी चाहिए। और ऐसा हम लोग देखते थे अटल जी के समय में, पूछते थे, बैठाते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब तो सीधे आपको टारगेट लिया जाता है, और उनके जितने आप कह सकते हैं पार्टी के सेल के लोग हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि चिराग पासवान जी से रिश्ता हम लोगों का उनके पिताजी के साथ हमारा अच्छा रहा है, पिताजी का भी उनके साथ अच्छा रहा है। आपके पर्सनल टर्म्स अच्छे हैं? ये तय हमको नहीं ना करना है, ही हैज टू डिसाइड। उनको तय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के किताब को आगे उठाएंगे या संविधान के किताब को। अगर वो आएंगे तो आप स्वीकारेंगे? दैट ही हैज टू डिसाइड। अब आएंगे, क्या होगा, नहीं आएंगे, किस रूप में आएंगे, मिलते हैं लोग। लालू जी कार्यक्रम ने तो वगैरह। कहा कि मेरे तीसरे बेटे की तरह हैं चिराग, और आप लोग उनका इंतजार भी कर रहे हैं। चिराग पासवान की हाँ का इंतजार है, मतलब कि वो एक साथ आए और फिर बीजेपी नीतीश की सरकार नहीं, के अगर खिलाफ अगर आप लोग आगे अगर बढ़ें। वो बीजेपी के
सामने खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है, हम तो बंगाल और यूपी में भी समर्थन करें तो अपने बिहार के अपने बड़े भाई को नहीं समर्थन करें। तेजस्वी जी, एक सवाल मेरा भी है। आप सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में, और जिस तरह का एग्रेशन होना चाहिए सरकार पर हमले का, वो उसमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। क्या चचा से आपकी अभी भी सहानुभूति है? आप जातीय जनगणना पर एक साथ हैं, तो क्या फिर से हम देख सकते हैं कि जो महागठबंधन का दौर था वो फिर से वापस आने वाला है? ऐसी कोई संभावना आप है? लोगों को लगता है कि थोड़ा अग्रेशन कम था, तो इस पे हम काम करेंगे। कम में ही तीसरी नंबर की पार्टी बना दिए ना, क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी ना नीतीश जी लेकिन का। सत्ता से सुन बाहर नहीं लीजिए, कर पाए। सुन लीजिए, इस हम अपने अग्रेशन को और बढ़ाएंगे तो शायद पार्टी जो है तीसरी नंबर की पार्टी वो 5वीं नंबर की पार्टी हो जाएगी आगे। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। चलते आगे- चलते आगे आखिरी का- सवाल, चलिए। भविष्य की क्या है तैयारी आपकी? क्योंकि यकीनन 2020 में आप बहुत कम सीटों से पीछे रह गए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन आरजेडी ने किया था आपके नेतृत्व में। लालू जी की जो कमी रह गई थी, अब लालू जी बाहर हैं, अब उनका किस तरह से नेतृत्व मिल रहा है आप लोगों को? आगे आरजेडी अपने भविष्य को लेकर कैसे बढ़ रही है? नहीं, अभी आप जान रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो ठीक नहीं है। मल्टीपल डिजीज़ है उनको, शुगर का तो था ही, हार्ट का ऑलरेडी है, किडनी का जो है फंक्शनिंग जो है इट्स जस्ट वर्किंग 30%। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि जब भी कोई एडवाइस लेना हो पार्टी से रिलेटेड या कोई डिसीजन लेनी हो तो उनसे राय मशवरा हम लोग कर लेते हैं। उनके ही आदेशानुसार जो है हम लोग जो है काम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही काम करते हैं। आगे हम लोगों चाहते हैं देश में, शायद पता नहीं कब बेरोज़गारों की रैली हुई होगी। हम आने वाले बिहार में आने वाले समय में जो है बेरोज़गारी रैली करने जा रहे हैं। कब करने जहाँ- जा रहे हैं? मार्च के महीने में हम लोग करेंगे। इस पे डेट जो है डिसाइड करना, लेकिन एक है तय हो चुका है कि हम सब लोग जो है, हमारी पार्टी के लोग जो है, बेरोज़गारी क्योंकि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको हम लोग जो है उसकी रैली हम लोग बुलाएंगे। जहाँ बिहार में तो आप देखिए ना, सारी रिक्त पदें हैं, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, सरकारी नौकरियां ही लगभग 5.5 लाख खाली हैं पद, उसको ही नहीं भर पाए ये लोग। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, इसको लेकर के हम लोग आने वाले समय में बेरोज़गारी पे, महंगाई पर, इन सारी चीज़ों पर जो है हम लोग बड़ा आंदोलन और काम शुरू करेंगे। विपक्ष से उम्मीद भी यही की जाती है कि सड़क से वो लड़ाई लड़े आम जनता के हितों को लेकर, और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों के मुद्दे पर आप लड़ाई भी लड़ेंगे, और रोजगार का वादा ही करके आपने 2020 में विपक्षी दल के रूप में ही सही लेकिन अपनी पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम किया था। बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी, हमारे साथ आज तक एजेंडा के इस मंच पर आने के लिए और बेबाक तरीके से अपनी बातचीत करने के लिए। देखना महत्वपूर्ण होगा बिहार में सरकार को ये कई मुद्दों पर जैसे घेर रहे हैं, उसको और कितने आक्रामक तरीके से घेर पाते हैं। और यकीनन बिहार अगर देश में कई मामलों में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है तो सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है कि बीमारू राज्य से स्वस्थ राज्य का दर्जा उसको दिला पाने में वो कामयाब रहे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका।